हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, लेकिन तालियां अभी भी कमजोर है आपकी, तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने बच्चे से दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर है। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर बड़ा होशियार होता है। मैं हास्य का कवि हूं, 10, 15, 20 मिनट आपके बीच रहूंगा। चंदन जी अभी आए, हमारे छोटे भाई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। अनामिका अंबर जी जो श्रृंगार के हिंदुस्तान की इस समय सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में एक हैं, वो भी आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मैं हास्य का कवि हूं, मैंने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने आज तक किसी लड़की को देखा लग नहीं। संजू भैया आपको सही बता रहा हूं, लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती है। किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं भाई साहब प्यार मोहब्बत से। मैंने तो 4 पंक्तियां लिखी भाभी, मैं प्यार मोहब्बत से तो क्यों दूर रहता हूं? अगर पंक्तियों में मजा आ जाए तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। मैं श्रृंगार से सोने में क्यों दूर रहता हूं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। अभी एक मेरा वीडियो काफी वायरल हुआ, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। मेरा एसएससी वाला मैं आपको बताऊं पूरे कॉलेज में पूरे देश में वायरल हुआ। संजू भैया एक मेरा बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप लोगों को सुना दे रहे हैं, अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की थी कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 3 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं तो एसएससी करते हैं, आईआईटी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे तो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। सर्वाधिक वायरल टिकटॉक है भाई साहब, ये सर्वाधिक वायरल टिकटॉक है इसका। तो आप बताइए हम लोग प्यार कभी कर सकते हैं? प्यार मोहब्बत से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए साहब, मैं तो हास्य कवि आप लोगों के घर का कानपुर का हूं। हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है, हम लोग हास्य कवि, हम लोगों के घर में रिश्ते आते हैं, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की मां ने हमारी मां से पूछा लड़का क्या करता है? हमारी मां ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के मां ने पूछा लड़का क्या करता है? हमारी मां ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी मां ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने लगे बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। हमने कहा पूछिए। कहने लगे तुम पढ़े लिखे कितना हो? हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूं। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूं। बोले एबीसीडी आती है? अब मैं अंग्रेजी के टीचर हमसे पूछ रहे एबीसीडी आती है? हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी एबीसीडी सुनाओ। यहां तालियां आती है, तुम कहां सुनाते छोटी एबीसीडी? कहने लगे तुम अंग्रेजी फेल, गणित आती है? हमने कहा आती है। कहने लगे 41 का पारा सुनाओ, हम उसमें फेल। कहने लगे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमियों को मार दिया था।
हमने कहा सबके नाम और पते बताओ, तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, हमारे कानपुर के तमाम लोग जो बैठे, जो हमारी बारात आए थे, हमारे वैभव भाई भी आए थे, मनु भाई भी आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था, विकास भैया को मालूम है, उसी दिन मेरी शादी थी। बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करिए, भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता तो कर्फ्यू ऐसा माहौल लग जाता है। उसी दिन हमारी शादी। हमने कहा पूरा देश, पिताजी से पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो, नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बीच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी क्या तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गड्डी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तुरंत कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मानी, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने मारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने मां आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम थाने चले गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर दिया हो, व्यंग समझ में आए तो हाथ उठा के मेरा बताना कि मेरा व्यंग समझ में आया। हमने एसपी साहब से कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या व्यंग समझते हैं? प्रणाम करता हूं आपको। तमाम बातें भारत और पाकिस्तान की हुई। हम लोग हास्य कवि हैं और ऐसा नहीं है कि हास्य कवि वीर रस के कवि नहीं होते हैं। हम लोग भी पाकिस्तान को निपटा देते हैं। हालांकि हमने पाकिस्तान के विषय में आज तक कविता कोई नहीं लिखी। एक कुत्ता पाल रखा, उसी के नाम पाकिस्तान रखा है। जब इच्छा होती 2 जूते सुबह 2 जूते शाम, पाकिस्तान निपट जाता है। अभी 370 पर मैंने कविता लिखी, मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना, कि सूझ पाकिस्तान के दोनों गाल गए हैं, चाटे को फिर भी वो टाल गए हैं। संसद में पूछा गया इमरान कहां है? बोले DP नपवाने अस्पताल गए हैं। खत्म पाकिस्तान का सब प्लान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। पाक पे करेंगे कब्जा, उसे पानी नहीं देंगे। हम लोगों की राष्ट्रभक्ति कैसी होती है? पाक पे करेंगे कब्जा, उसे पानी नहीं देंगे। बहुत दी जवानी, अब जवानी नहीं देंगे। जिस दिन पाक तो मेरे हाथ लग गया तो उसे कश्मीर भी लेंगे, हिना रब्बानी नहीं देंगे। फिर यह ना कहना कि जान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। अभी हमारे देश में तमाम कानून अभी पास हो गए। 3 तलाक पास हो गया। 3 तलाक बिल पे मैंने अभी नई कविता लिखी। अभी मैंने लपेटे में नेताजी एक शो आता है, उसमें पढ़ी थी, जो बहुत वायरल हुई। मुझे पूरी तरह याद नहीं है, मैं देख के पढ़ रहा हूं। हमारे गौरव भाई का आदेश है, सुनिएगा। 3 तलाक के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए सुनिए। 3 तलाक के बाद क्या परिवर्तन हुआ, कैसे नियम आगे सुनिए। किसी मजलूम के मुंह पे अब ताला नहीं होगा, भेड़ियों के संग मुंह अब काला नहीं होगा। मौलाना दुखी नहीं कि नया कानून बनेगा, वो रो रहे क्योंकि अब हलाला नहीं होगा। वो रो रहे क्योंकि अब हलाला नहीं होगा।
बेटियों को भी जीने का आस हो गया, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। शौहरों की किस्मत अब फूटेगी बहुत, पति शौहरों की किस्मत अब फूटेगी बहुत, हड्डियां भी उनकी अब टूटेगी बहुत, जुबां पे धोखे से अगर तलाक आ गया, थाने ले जाके पुलिस फिर कूटेगी बहुत, थाने ले जाके पुलिस फिर कूटेगी बहुत। पहले बीबी थी दासी, अब शौहर दास हो गया, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। उनसे बता के नहीं कोई वो बात गई है, 3 तलाक के बाद का परिवर्तन, उनसे बता के नहीं कोई वो बात गई है, जाते जाते मार के एक लात गई है। अब्बू ने पूछा तेरी अम्मी कहां है, बोला राखी लेके अम्मी गुजरात गई है, बोला राखी लेके अम्मी गुजरात गई है। मोदी जान कितना खास हो गया, भाई बहुत अच्छे 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। और अभी हमारे मोदी जी डिस्कवरी चले गए, तो उस पर बड़ा हो हल्ला हुआ, पूरे देश ने कहा कि वो मोदी जी डिस्कवरी क्या करने गए हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, विपक्ष को करके वो ढेर गया है, और चौथी पंक्ति अगर लगे कि मैंने बिल्कुल सही कह दिया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। विपक्ष को करके वो ढेर गया है, विपक्ष को करके वो ढेर गया है, आंखें भी सबसे वो फेर गया है। मोदी जी जंगल गए इसलिए क्योंकि शेर से मिलने बब्बर शेर गया है, क्योंकि शेर से मिलने बब्बर शेर गया है। और मैंने उस पर भी एक नई कविता लिखी है। जब मोदी जी डिस्कवरी गए तो तमाम हमारे पत्रकार लोगों ने, पत्रकारों का प्रोग्राम है, तमाम नेताओं का इंटरव्यू लिया। सुनिएगा कि केजरीवाल से पूछा गया कि आप डिस्कवरी क्यों नहीं गए, मोदी जी गए। केजरीवाल बोले वहां एक दूत मिलेगा, जंगल में जाके वहां भूत मिलेगा, कुछ मिले ना मिले पर ये भरोसा है हमें, मोदी के खिलाफ सबूत मिलेगा। रामदेव बोले वहां एक लॉन खोलेंगे, रामदेव से पूछा गया, रामदेव बोले वहां एक लॉन खोलेंगे, जंगल में नया हिंदुस्तान खोलेंगे, मोदी जी वहां जाके बीमार ना पड़े, पतंजलि की वहां हम दुकान खोलेंगे, पतंजलि की वहां हम दुकान खोलेंगे। हमने कहा राहुल जी आप कुछ कहो, राहुल जी से पूछ लिया, हमने कहा राहुल जी आप कुछ कहो, बोले नया कुछ हमें आप पाने नहीं देंगे, बोले नया कुछ हमें आप पाने नहीं देंगे, खाएंगे नहीं और खाने नहीं देंगे, डिस्कवरी में मेरा मन जाने का बहुत है, पर अमित शाह वहां से हमें आने नहीं देंगे, पर अमित शाह वहां से हमें आने नहीं देंगे। हमने कहा बहन जी आप भी चलो, हमने मायावती जी से पूछ लिया, उनका जवाब सुनिएगा, मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। हमने कहा बहन जी आप भी चलो, बोली अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, बोली अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, एक भी सांसद हमारा बिकना नहीं चाहिए, डिस्कवरी जाऊंगे पर एक शर्त है हमारी, अखिलेश यादव वहां हमें दिखना नहीं चाहिए, अखिलेश यादव वहां हमें दिखना नहीं चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम। मैं एक छोटा सा व्यंग सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं, सुनिएगा। हम लोग आजादी पूरे देश में मना रहे हैं, दादा हरिओम पवार जी की उपस्थिति है। अक्सर लोग मुझसे कानपुर के मित्र पूछ लेते हैं कि 10 सालों में कवियों को पद्मश्री मिल गई, यश भारती मिल गई, तुमको क्या मिला है, तुमको आज तक कोई मिला? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, लेकिन आजकल मैं उनको जवाब देता हूं। मैंने कहा मुझको 10 सालों में यह मिला कि मैं हरिओम पवार जी के साथ बैठकर कविता कर रहा हूं, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। एक छोटा सा व्यंग, 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, लेकिन सफल तब होगा जब हमारी बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, जब हमारे यहां महंगाई नहीं होगी। एक छोटा सा व्यंग है, सुनिएगा कि महंगाई से परेशान होकर, एक छोटा सा व्यंग मैंने भी नया लिखा है, हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, लेकिन अपने शहर अपने घर पे पढ़ रहा हूं कि गुरुजी हमसे बोले, बेटा बोले, गुरुजी हमसे बोले बेटा बोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, आखिर कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे, मल्लिका बिपाशा इन पर कब तक कलाम लिखोगे, मल्लिका बिपाशा इन पर कब तक कलाम लिखोगे, लिखना है तो किसी गायक पे लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पे लिख। हमने कहा गुरुजी व्यंग अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना, मंत्री पे लिख या विधायक पे लिख। हमने कहा गुरुजी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते। वैसे एक ही घटना सबकी आंखों पे दिखी है, हमने उसी भी कविता लिखी है, विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। बोले भ्रूण हत्या पे कविता लिख रहा है, पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, और तू उस पे कविता लिख रहा है, तो उस पे कविता लिख रहा है। हमने कहा गुरुजी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, हमने कहा गुरुजी तो क्या बेटियों का किसी के ऊपर भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं। आप क्या चाहते हैं, तंदूरों में गला दी जाए, दहेज न लाएं तो जिंदा जला दी जाए। पूछो उस मां से जो अपनी तोतली बेटी को अपने सीने से लेकर चूम लेती है, अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घूम लेती है। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं।
भेड़िए उस बेटी की किस्मत लूट जाते हैं। हम सबके लिए एक ही सीख है, जब हम बेटियों को बचा नहीं सकते तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। जब हम बेटियों को बचा नहीं सकते तो भ्रूण में इनका मर जाना ही सब ठीक है। बुरा मत मानिए, जो लिखा है, सोचा है, जांचा है, इस सरकार के नारे पर एक कवि का तमाचा है।